समय के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन का रूप रंग काफी तकनीकी होता जा रहा है। किताब कॉपी की जगह कंप्यूटर ने ले ली। क्षेत्रीय, जनपदीय, राष्ट्रीय से उठकर वैश्विक स्तर पर शिक्षा के तार बहुत तीव्रता से जुड़ते फैलते जा रहे हैं। प्रोफेसर नवीन चंद लोनी एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने समय की हर चाल के साथ अपने कदम जोड़े हैं। पचार, बागेश्वर, उत्तराखंड में जन्मे डॉक्टर नवीन चंद्र लोनी अध्यापन के अलावा साहित्य शोध और मीडिया के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आगे साहित्य के आधिकारिक समालोचक डॉक्टर लोनी की प्रकाशित कृतियां हैं आगे की काव्य चेतना के आयाम, नई सदी के हिंदी उपन्यास, 5 लाख का हिंदी मास्टर और कौरवी लोक साहित्य। हिंदी अध्यापन से 32 वर्षों से ज्यादा समय तक जुड़े रहे प्रोफेसर नवीन चंद्र लोनी आजकल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में कला संकाय अधिष्ठाता और हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने विश्व पटल पर भी हिंदी के लिए बहुत काम किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रोफेसर नवीन चंद लोनी को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में ICCR चेयर और स्विट्जरलैंड के लॉजान विश्वविद्यालय में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर चेयर पर बतौर विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आज मन के मौसम YouTube चैनल में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोनी। इनके देश विदेश के अनुभवों और उपलब्धियों को हम किस्तवार आपसे साझा करेंगे। आज की इस पहली कड़ी में हम प्रोफेसर नवीन चंद लोनी से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यकलापों पर बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर नवीन चंद लोनी जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत आभार, धन्यवाद आपका जी। लोनी जी, सबसे पहले हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि भाषा और माध्यम को लेकर आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपकी मुख्य कर्मभूमि रही है। पढ़ने पढ़ाने की पारंपरिक शैली को आपने समय के साथ जिस तरह आम फहम बनाया और उसका रूप विस्तार किया, ये कहानी तो सबसे अच्छी तरह आप ही सुना सकेंगे। जी जी। धन्यवाद। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा। और हम लोग चूंकि हिंदी अध्ययन अध्यापन के कार्य में काम कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जैसे आपने जिक्र किया, हिंदी की खड़ी बोली का एक तरह से जन्मदाता क्षेत्र है जी। और हमारे विश्वविद्यालय के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, दिल्ली के सीमा क्षेत्र हैं, हरियाणा के सीमा क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के सीमा क्षेत्र हैं और इधर रोहिलखंड के सीमा क्षेत्र हैं। तो एक तरह से हिंदी की जिसे हार्ड बेल्ट कहते हैं, उस तरह का क्षेत्र है हमारे विश्वविद्यालय का। अभी तक ये 9 जिलों में फैला हुआ था और इन 9 जिलों के हिंदी अध्ययन अध्यापन के हिस्से में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो अध्ययन हो रहा है, उस पर जो पाठ्यक्रम निर्धारण है वो विश्वविद्यालय स्तर पर समितियां करती हैं। मैं भी उसमें होता हूं कई बार उस भूमिका में सदस्य की और एक संयोजक के तौर पर। तो भाषा के तौर पर मेरा मानना तो ये है कि विश्वविद्यालय स्तर में जो विद्यार्थी अब आ रहे हैं, उनका हिंदी के संदर्भ में कम से कम जो ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण के हिस्से में, शब्दकोश के हिस्से में, और अगर साहित्य के हिस्से से भी बात करें तो बहुत स्तरीय अब नहीं है, बहुत कमजोर तैयारी है। और आपने ये सुना भी हो सकता है कि पिछले वर्षों में स्नातक स्तर पर कई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे और उसका एक बड़ा प्रतिशत अनुत्तीर्ण का शायद ये रहा कि हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग ये मानकर चलते हैं हिंदी तो हमारे घर की भाषा है और ये हमें ठीक आती है और हमारी समझ इसमें बहुत व्यापक है जी। लेकिन जब वो काम करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो बोलने में, लिखने में तमाम जो गलतियां हैं वो दिखाई देती हैं। लेकिन इस व्यवस्था के हिस्से में मैंने अपने विद्यार्थियों को ये समझने या समझाने की कोशिश की कि व्याकरण भी एक जरूरी हिस्सा है। भारत और भारत के बाहर या भारत में भी उन क्षेत्रों में जहां हिंदी स्थानीय भाषा, मातृभाषा नहीं है, वहां पर भी हम लोग अगर हिंदी सीखते हैं तो व्याकरण सीखने, सिखाने और पढ़ाने में बदलना चाहिए। एक तो बात हुई है। दूसरा ये कि हिंदी का जो एक बड़ा क्षेत्र है वो है
बोलियों का। हम जी लोग जब यहाँ के खड़ी बोली क्षेत्र या कौरवी क्षेत्र की बात करते हैं, या फिर अन्य जो बोली क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के उनकी, जिसमें अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, कुमाऊनी, गढ़वाली है, या फिर राजस्थानी क्षेत्र की बोलियां हैं, बिहारी क्षेत्र की बोलियां, तो हिंदी का एक बड़ा व्यापक बोली संसार है। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारे यहाँ जो एक परंपरा आई कि हिंदी का बहुत सारा तत्सम शब्दावली का जो कोर्स है वो संस्कृत से आया, जी लेकिन देशज जो बोलियां हैं उनसे हिंदी समृद्ध होती है। तो मुझे तो लगता है अगर हिंदी को, भाषा को समृद्ध करना है तो हमको बोलियों से जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको अपने शब्दकोश का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उस रूप में भी मैंने कोशिश की कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को जोड़ें बोली के साहित्य से। जी और एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है इसका, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में भारतीय प्रवासी लोग रह रहे हैं, और वहां विदेशों में भी अब लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी लेखन वहां भी हो रहा है। तो वहां से लोग जो हिंदी प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की हिंदी वो लिख रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा उसमें व्याकरण और सर्वनाम शब्दावली का है, तो वो जो शब्दावलियां हैं उन सब का प्रयोग या विशेषणों का प्रयोग जैसा उन भाषाओं में वो लोग कर रहे हैं, उससे भी हिंदी समृद्ध होती है। तो हिंदी एक तरह से अगर भाषा और माध्यम के तौर पर देखें तो भाषा के तौर पर हमारी समृद्ध हो रही है, क्योंकि दुनिया भर की शब्दावली उसमें आ रही है, भारत की तमाम बोली भाषाओं की शब्दावली उसमें आ रही है, तकनीक की दुनिया से जुड़ने से उसकी शब्दावली का विस्तार हो रहा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि माध्यम के तौर पर हम्म हिंदी की कमजोरी ये है कि भारत में हिंदी अभी भी केवल हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी का प्रयोग हो रहा हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, या जो हिंदी बोलने के वाले जो एक तरह से हिंदी के हार्टलैंड हैं, वहां पे भी विद्यार्थियों के लिए जो अन्य भाषाओं में मतलब हम कहें विशेषकर अंग्रेजी में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो सब हिंदी में आ सकता था, आना चाहिए था, हम्म वो नहीं आ पाया। तो शिक्षण माध्यम के रूप में हमारी अभी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जो हिंदी का विकास है अगर करना है तो उसको तमाम समाज विज्ञानों में, तमाम विज्ञान के विषयों में, और उसे तकनीकी में, चिकित्सा विज्ञान में, और उसको कानून के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, मतलब ज्ञान की तमाम शाखाओं में जो अध्ययन की शब्दावली है और भाषा है वो हिंदी में विकसित करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद हिंदी का एक बड़ा विस्तार होगा। जी जी अच्छा आपने अपने मतलब हिंदी और फिर जो समय आपने पत्रकारिता में भी आपने जनसंचार माध्यमों में भी पढ़ाया, तो उसके दौरान आपने ये जो आपने अभी समस्या उठाई ना कि एक इंटरैक्शन से भी चीजें जो हैं वो जो वो पाठ्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं वो इंटरैक्शन से चीजें आती हैं, तो आपने इसके लिए बड़े प्रयास किए थे। जैसे कि आपने कई तरह की प्रतियोगिताएं कराई अपने समय में, और कहानी लेखन है, कविता है, और मतलब क्रिएटिविटी जगाने के लिए, और प्रतिभाओं को बुलाकर, जो साहित्यिक प्रतिभाएं हैं उनको बुलाकर लोगों का मतलब सीधे बातचीत करा के, संवाद करा के भी आपने इसको कोशिश की थी। तो थोड़ा सा अपने उन प्रयासों के बारे में भी बताएं। जी, मेरठ का सौभाग्य ये है कि हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं, तो सौभाग्य से हिंदी के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो हिंदी लेखन में महत्वपूर्ण हिस्से में हैं, या फिर जो दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, आसपास की दुनिया में हैं, या फिर कई बार विदेश के भी हैं, हम मेरठ से जोड़ पाए उनको। विश्वविद्यालय की व्यवस्था में ये संभावना थी कि हम उनको बुला पाते थे अपने विद्यार्थियों के बीच में। उसमें हिंदी के महत्वपूर्ण कवि रचनाकार हैं, गद्य लेखक हैं, या फिर भाषा और भाषा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, या पत्रकारिता से और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम अपने विद्यार्थियों से परिचित करा पाए। उसका एक जो बड़ा लाभ है वो ये है कि हम जिस भी महान शख्सियत से जुड़ते हैं, जिनको कभी विद्यार्थी पुस्तकों के माध्यम से जानते हैं, या जी उनको हम टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, या अखबारों में उनको देखते हैं, वे लोग जब सामने होते हैं तो जो उनके व्यक्तित्व से जो प्रभावित होने का एक लाभ है, या उनसे जानने की जो उत्कंठा है, उसका जो प्रतिपूर्ति होती है उनके सामने होने से, तो वो हुई। और मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदी दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों को हम लोग इस बहाने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बुला पाए। जी और विद्यार्थियों के, चाहे वो हमारे
हिंदी में एमए हिंदी के विद्यार्थी हों या वो स्नातक स्तर के अब विद्यार्थी हैं या स्नातकोत्तर स्तर के अलावा पीएचडी और एमफिल के विद्यार्थी हैं, उनसे हमारे महत्वपूर्ण लोगों का बातचीत का, उनके भाषण सुनने का, उनके व्याख्यान सुनने का या उनसे बातचीत करने का अवसर हमारे विद्यार्थियों को मिला। उससे हिंदी के विकास में काफी लाभ हुआ, ये मैं समझ सकता हूँ। जी जी जी। हाँ, तो लोरी जी, आप जनसंचार माध्यमों में सिद्धहस्त हैं और अपने कार्यकाल में बहुत मुक्त भाव से आपने जो भी आपके गुण हैं वो अपने अपने स्टूडेंट्स शोधार्थियों से साझा किए हैं, तो कुछ उनकी चर्चा करते हैं। हाँ, सौभाग्य से मुझे जब मैं विद्यार्थी था उस दौर में ही जनसंचार माध्यमों में थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का अवसर मिला, अखबारों में या रेडियो में और बाद में टेलीविजन में भी, और फिर अध्यापन के दौरान भी पिछले 30-32 वर्षों में। तो ये मैंने जरूर किया कि जो मैं लिख पढ़ रहा हूँ उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं या उनको उससे जोड़ूं। और उसका लाभ ये हुआ कि चाहे मैं भारत में रहा या कुछ अवसर मुझे बाहर भी काम करने का मिला, तो मैंने उस तरह के सारे अनुभव को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। बल्कि जब मैं स्विट्जरलैंड में था तो तब ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का कोई ज्यादा भारत में प्रचार भी नहीं था, लेकिन उस दौर में भी स्काइप के माध्यम से मैंने कई बार अपने विद्यार्थियों से वहां रहते हुए कक्षा अध्यापन की बात की, या फिर चीन में रहते हुए भी ऐसे अवसर आए जब मुझे ऑनलाइन विद्यार्थियों से बातचीत और शिक्षण का अवसर मिला। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जो भी टेलीविजन या रेडियो माध्यम है, मुझे रेडियो में लगभग 1985-86 से काम करने, या मतलब उनके रेडियो माध्यम में काम करने का अवसर मिला, या अखबार और पत्र पत्रिकाओं की दुनिया की अगर बात करें तो लगभग 85-86 से लेकर निरंतर अब तक जब भी अवसर मिलता है ऐसा कार्य करता हूँ। तो अपने विद्यार्थियों को उसमें शामिल करता हूँ, कई बार उनको साझा करता हूँ, कई बार उनको उनके हिस्से में जो प्रतिभागिता होती है उससे जोड़ता हूँ। जैसे अगर टेलीविजन या रेडियो में हम लोगों ने सामूहिक तौर पर दूरदर्शन के दिल्ली केंद्र या दिल्ली के रेडियो से जुड़े हुए कार्यों को भी किया। मतलब एक अवसर ये भी आया कि हम लोगों ने अपने ही विभाग में कुछ ऐसे रेडियो प्रोग्राम का प्रोडक्शन किया जो सीधे सीधे इंद्रप्रस्थ चैनल पर दिल्ली में प्रसारित किए गए, या हमारे विद्यार्थी सीधे सीधे लाइव प्रोग्राम्स में दिल्ली के कार्यक्रमों में जा पाए, तो उनको भी उसमें साझा किया। और ऐसा भी हुआ कि हमारे जो शोधार्थी विद्यार्थी थे वो इस बहाने रेडियो टेलीविजन के केंद्रों तक पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, या लिखने पढ़ने के माध्यम में वो आ पाए पत्रिकाओं में। तो जी। हाँ, वही बात है कि जिस पाठ्यक्रम में जो आप चीजें पढ़ते हैं, अगर आप उसको व्यक्तिगत तौर पे मतलब प्रैक्टिकली आप उससे जुड़ते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। किसी भी सब्जेक्ट का जो एक वैज्ञानिक तरीका कहा जाता है जीवन जीने का या पढ़ाई लिखाई का, वो भी यही है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली करके भी अगर देखें तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब घोटा लगाने की जरूरत नहीं होती है। जी, बिल्कुल। वो खुद का किया हुआ काम हमेशा के लिए अमिट दिमाग में उसकी छवि बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही जाती है कि सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर आपने ये सारे अवसर अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए, ये बात तो है अपनी जगह। जी। अच्छा, इसके साथ साथ लोहनी जी, आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुल सचिव, सांस्कृतिक समन्वयक, IQAC, नौक समन्वयक, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता जैसे बहुत अलग अलग पदों का अनुभव लेते रहे हैं, और इनमें हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा रहा हो, तो ये अनुभव कैसे रहे आपके? मेरा एक तरह से सीखने का अवसर है। मैं जब भी ऐसे कोई कार्य विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए, जैसे मुझे ध्यान है सांस्कृतिक समन्वय में 8-9 वर्षों तक कार्य देखता रहा विश्वविद्यालय का, तो उसमें हमने कोशिश ये की कि हम संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर बच्चों को न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि हमारे जुड़े हुए जितने भी महाविद्यालय हैं, मतलब 9 जिलों में जो महाविद्यालय हैं उनका वो एक तरह से मुख्य प्रकोष्ठ था, तो उससे जोड़े रखते थे। इसी प्रकार जब मुझे IQAC जो हमारा एक तरह से उच्चता शिक्षा में कैसे आए, गुणवत्ता कैसे आए, उसके लिए एक यूनिट है UGC की तरफ से, जिसमें हम लोग जो श्रेष्ठता है शिक्षण की, उसके मूल्यांकन की, उसमें नाक मूल्यांकन भी एक व्यवस्था है जिसमें महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का चयन करता है नाक, और उसमें ग्रेडिंग होती है।
तो उसके कोऑर्डिनेटर होने के नाते या समन्वयक होने के नाते मुझे विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के साथ जोड़कर काम करने का अवसर मिला। और जो प्रशासनिक कार्य मिलते हैं जब भी, चाहे वो अलग अलग तरह से कुल सचिव या सहायक छात्र कल्याण अध्यक्ष या और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें समय समय पर काम करने का अनुभव हुआ, या अभी मेरे पास संकायाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पर सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन उसके अपने तनाव भी हैं। जैसे हम जब सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न कराते थे तो एक दौर ये भी था कि 5-5 दिन तक विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक माहौल उस तरह का रहता था कि हम सुबह से रात तक, बल्कि देर 2-3 बजे रात तक कार्यक्रम होते थे। वो एक अलग समय था। हाँ, उत्सव और फेस्टिवल का सीजन लगता था। जी जी जी। और उसमें तमाम तरह के कवियों को सुनने का अवसर विद्यार्थियों को मिलता था, या नाट्य प्रदर्शन होते थे, या मीडिया संबंधी और कार्यक्रम होते थे, या चित्रकला संबंधी, या जो भी तरह के कला के जितने भी विषय हैं उन सबको लेते थे। उसमें वाद विवाद भी है, भाषण भी है, कविता लेखन भी है, प्रस्तुतियां हैं भिन्न भिन्न तरह की विद्यार्थियों की। तो उससे मेरा अनुभव समृद्ध हुआ, मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने का अवसर मिला। लेकिन जब आप विश्वविद्यालय में इस तरह की जिम्मेदारियों में होते हैं तो ये भी जरूर है कि समय तो सीमित है। मुख्य कार्य तो अध्यापन है। अध्यापन के मुख्य कार्य से जो समय मिल जाए या बच जाए, या अपने शोध के कार्य से जो समय बच जाए, उसमें हम लोग कोशिश करते थे कि बेहतर तरीके से इनको संपादित करें। और मुझे अभी तक ये अनुभव हुआ, जो मेरे साथी लोग हैं जो साथ में काम करते थे या जो मेरे साथ काम करते थे, उन सबसे भी मैंने सीखा, क्योंकि उनके अपने अनुभव होते थे, उनको जोड़ करके ये कार्य किए। और मेरा अभी तक का अनुभव तो यही है कि मैं उसमें काफी चीजें सीख पाया। और जाहिर है जब आप काम करते हैं हो सकता है कभी कोई गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन उससे भी सीखने का अवसर मिला कि दूसरी बार फिर हम वो बातें न दोहराएं और अच्छा प्रदर्शन करें। जी, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा लोनी जी, ये मेरठ क्षेत्र की भाषा रही है कौरवी। आपने शुरू में भाषाओं का अपने जिक्र किया कि बेल्ट है पूरी, खड़ी बोली के विकास की एक तरीके से सारी चीजें, भाषाएं, बोलियां आसपास ही हैं मेरठ के। तो इसके लोक साहित्य पे, कौरवी के लोक साहित्य पर आपने किताब लिखी है, तो कुछ कौरवी भाषा का योगदान और दूसरा अपनी किताब में आपने क्या विशेष इसके बारे में दिया है, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, असल में जब मैंने विश्वविद्यालय में कार्य प्रारंभ किया 2002 में, तब मेरे समझ में ये आया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली साहित्य पढ़ाया जा रहा है। जैसे कुमाऊं में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली, भोजपुर क्षेत्र में भोजपुरी, अवध क्षेत्र में अवधी, ब्रज क्षेत्र में ब्रज। तो कौरवी क्षेत्र में कौरवी बोली का पाठ्यक्रम हमारा नहीं था। तो मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया, उन्होंने मुझे मदद की और हमने एक शोध कार्य किया। उसके बाद इसका पाठ्यक्रम निर्माण किया, इसके बाद इस पर पुस्तक भी प्रकाशित की, इसके शब्दकोश निकालने में भी मदद की। और अभी भी हम उसके भिन्न भिन्न हिस्सों में कई काम कर रहे हैं, जिसमें पांडुलिपियां खोजने का काम है, उनको संपादित कर उनको प्रकाशित करने का काम है, उन पर शोध कराने का कार्य है। तो ये सब चल रहा है, ये अभी भी अनवरत जारी है। और हुआ ये कि खड़ी बोली के दो रूप कहे गए, एक हरियाणवी एक कौरवी। हरियाणा में चूंकि हरियाणवी को एक तरह से राज्य की क्षेत्रीय बोली के तौर पर स्थान मिल गया, तो हरियाणा में हरियाणवी की एकेडमी बन गई, वहां पर उसके नाम पर पुरस्कार मिलने लगे, तो उस बोली का विकास अलग तरह से हुआ। लेकिन कौरवी उस रूप में उपेक्षित रही। एक तो उसका मुख्य कारण ये रहा कि कौरवी बोली क्षेत्र के ज्यादातर लोग मानक हिंदी में लेखक बन गए और उन्होंने बोली साहित्य के बजाय भाषा, या जिसे हम कहें मानक हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उससे कौरवी बोली का लेखन का क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में काफी उपेक्षित रहा है। यद्यपि जब मैं आपसे कहूं 150 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले के हमें बहुत सारी ऐसे समृद्ध साहित्य मिल रहे हैं। और जब हम लोग ये भी कर रहे थे कौरवी के लिए विषय निर्धारण, तब भी हम लोग ये ध्यान कर रहे थे कि जो परंपरागत राग रागनियां हैं, या स्वांग हैं, या नौटंकी हैं, ख्याल हैं, यहाँ के आल्हा के गीत हैं, या कविता के अलावा लोक कथाओं और लोक गाथाओं में जो चीजें आई हैं, जो परंपरागत हमारा भक्ति साहित्य है उसमें जो चीजें आई हैं, वो सब इस बोली क्षेत्र के लेखकों द्वारा उसको विषय बनाया गया अध्ययन का, और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो कई ऐसे नए लेखक, कई ऐसे पुराने लेखक मिले जिनको हम जानते नहीं थे। जब मैं शोध कार्य कर रहा था तब मैं खुद एक अच्छी खासी सूची हम लोगों ने बनाई यहाँ के लेखकों की, तो पता चला लगभग 400 के आसपास ऐसे लेखक पता चले जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जी जिनके काम के बारे में लोगों को पता ही नहीं था।
हाँ जी, हाँ जी। उनमें कुछ तो ऐसे भी थे बात तक उनका पता नहीं चला। कुछ लोगों के बारे में, जैसे 5-4 लोग, जैसे गंगादास एक महत्वपूर्ण लेखक हुए, तो उनके लेखन को लेकर, या शंकर दास हुए, 4-5 महत्वपूर्ण लोगों को साहित्य अकेडमी तक, या हिंदी का हमारा जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वहां तक कुछ लोगों की जानकारी पहुंची, कुछ उनकी रचनाएं प्रकाशित जरूर हुई, लेकिन अधिकांश लोग उपेक्षित रह गए। तो ये महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनका साहित्य फिर भी कुछ चर्चा में आ गया। कुछ हमारे महाविद्यालयों में कुछ शोध कार्य हुए उन लेखक कवियों को लेके, तो कुछ रचनाकारों की जो कृतियां हैं वो चर्चा में आई, कुछ प्रकाशित भी हुआ। लेकिन बहुत सारा साहित्य कौरवी का अभी भी प्रकाशित है, और वो बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। क्योंकि अब ये काम शुरू हुआ है धीरे धीरे, तो हम लोग ये प्रयास तो हमने किया कि स्नातक स्तर पर कुछ हम कौरवी बोली का साहित्य पढ़ा रहे हैं। मास्टर कोर्स में हम लोगों ने बाकायदा एक एमए स्तर पर एक पाठ्यक्रम में से एक प्रश्न पत्र तैयार किया जिसमें कौरवी साहित्य पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक काम हुआ, और इसमें श्रेय तो उन्हीं साहित्यकारों का है, उनका ही है। लेकिन मुझे ये माध्यम बनने का अवसर मिला विश्वविद्यालय में कार्य करके, कि हम उसको एक मंच प्रदान कर पाए। और आज के दिन, या हम जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाकी जगह देख रहे हैं, या आपको शायद जानकारी हो कि मेरठ और आसपास के क्षेत्र की बोली पर काफी यहाँ पर मीडिया में काम हो रहा है, फिल्में बन रही हैं उस तरह की बोली पर। तो ये नया विकास है उसमें। और रागनी गायक, या जो यहाँ के जो आल्हा या ख्याल या नौटंकी या जो पुरानी विधाएं हैं, उसके भी जो कलाओं के रचनाकार हैं वो भी अभी तक जुड़ रहे हैं। और एक और अच्छी बात हुई कि बहुत सारी जो बोली के काव्य थे उनके प्रकाशित होने से लोगों में इधर रुचि भी बढ़ी है कि वो भी अपना लेखन प्रकाशन करें कौरवी में। जी, तो कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। हालांकि देर बहुत लगाई गई इस काम को सामने लाने में, जो है ना, जी, मैं इसमें जोड़ना भी चाहता हूँ। बल्कि हुआ क्या कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों ने, आचार्य शुक्ल ने लिखा, द्विवेदी जी ने लिखा, वर्मा जी ने लिखा, मतलब तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, कितने नाम लिए जाएं। लेकिन बहुत सारा साहित्य प्रकाशित था तो उन तक पहुंचा नहीं। तो ब्रज अवधि का या भोजपुरी का या कुमाऊनी गढ़वाली भी थोड़ा बहुत लोगों की जानकारी में आ गया, लेकिन कौरवी साहित्य नहीं आ पाया। तो हमारी एक इस क्षेत्र की एक रही भी लोगों की आकांक्षा कि भाई इसको भी प्रकाश में लाना चाहिए। तो हम लोगों ने अब ये एक तरह से कहिए क्षेत्रीय आकांक्षा भी है, जरूरत भी है, और बोली का जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। तो उस रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी। और नवीन जी, आपके निर्देशन में हिंदी विभाग में 23 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि पाई, और 95 से ज्यादा विद्यार्थी एमफिल कर चुके हैं। और तो मैं जानना चाहूंगी कि शोध में आपने क्या नए क्षेत्र ढूंढे? ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जब ये काम करने का अवसर मिला है इस तरह का, तो एक तो ये कि वो संख्या बढ़ जाती है जब हम आपको बताते हैं। जब तक अब 23 की जगह 24 विद्यार्थी हो गए जिन्होंने पीएचडी कर ली, या जो एमफिल कर रहे थे उनकी भी 2-4 की संख्या बढ़ गई। और इस तरह से ये तो अनवरत प्रतिवर्ष का कार्य है। लेकिन शोध क्षेत्र में मैं पहले ये समझ रहा था, और ये हमारे यहाँ बीए हिंदी के स्तर पर अब कुछ चीजें ये आने भी लगी, जिसमें खासतौर से हिंदी फिल्में हैं उनमें, या हिंदी में जो विज्ञापन है, या हिंदी में जो पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा है, या हिंदी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो नए कार्य आ रहे हैं, या जो रचनाएं थी उन पर अगर कोई फिल्म बनी या टेलीविजन सीरियल बना, या अलग अलग तरह के जो पत्रकारीय विषय हैं, जैसे माना महिलाओं की पत्रकारिता में क्या भूमिका है, या अगर हम कहें क्राइम अगर हो रहा है, क्योंकि इधर इस तरह की पत्रकारिता काफी होती है, खेल पर बहुत काम होता है, या जिस तरह से मीडिया बदल रहा है उसके अलग अलग भूमिकाओं पर हमारे कई विद्यार्थियों ने ऐसे कार्य किए, जिससे मतलब उनके साथ लग करके मुझे उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। जैसे हमारे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बात है मेरठ की, यहाँ खाप पंचायतें बहुत है, और उनकी भूमिका अलग अलग मामलों में कई बार बहुत सराही जाती है, और कई बार उनको निंदा या आलोचना भी झेलनी पड़ी है। तो उस तरह के भी कार्य हमने किए। मतलब मेरे एक विद्यार्थी ने इस विषय पर बाकायदा पीएचडी स्तर पर कार्य किया कि खाप पंचायतों को पत्रकारिता के हिस्से में किस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, उनकी उपयोगिता किस तरह से बढ़ रही है, या उनकी भूमिका क्या है, या टेलीविजन में किस तरह से हिंदी आई, इस पर कार्य हम लोगों ने किया। या जो महत्वपूर्ण
साहित्यकार हैं आज के समय के, माना उसमें हमारे क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण थे, इकसेरा यात्री जी, गिरिराज किशोर जी बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके साहित्य पर काम किया, तो उनके हिस्से में ये नई तरह की चीजें हुई। या अगर हम कहें मनोहर श्याम जोशी जी एक बड़े मीडिया लेखक थे, तो उनके हिस्से में अगर काम किया, या हमारे समय के बड़े कवि हैं, माना लीलाधर जगुड़ी जी हैं, या कमलेश्वर जी की रचनाएं हैं, या राही मासूम राजा है, इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण लोगों को जो जिनके निजी उपलब्धियां बहुत है साहित्य में, उन सबको भी साहित्य माध्यम में लाने की कोशिश की। हाँ, ये एक जरूर हुआ कि एमफिल के स्तर पर हमारे विद्यार्थियों ने क्षेत्रीय साहित्यकारों को प्रमुखता से लिया। उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए स्वतंत्रता से पहले के बसंत सिंह भिंग हैं, अभी कुंवर बेचैन चले गए, उनका साहित्य था, या सुदर्शन नारंग हैं, हमारे पास से शांति स्वरूप कुसुम जी हैं, अभी मैंने कहा था कौरवी के साहित्यकार तो स्वामी शंकर दास हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के एक यहाँ के महत्वपूर्ण रचनाकार अरुण हुए, उनका उपन्यासों में काफी अच्छा कार्य है। और अलग अलग क्षेत्र के जो यहाँ के विधाओं में लेखक थे, उनको भी सामने लाने का प्रयास किया। जैसे अभी पृथ्वी सिंह बेधड़क एक यहाँ के स्थानीय रचनाकार हैं, उन पर एक बहुत अच्छा रिसर्च आया। और ऐसा करने से मुझे लाभ ये हुआ कि हमारे विद्यार्थी एक और जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर काम कर रहे थे, तो एमफिल या एमए के स्तर पर भी जो हम शोध परियोजनाएं कराते थे बच्चों से, या कराते हैं, उनमें ऐसे विषयों को लाने की कोशिश करते हैं जिनसे कि बच्चे अपनी जो स्थानीयता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता के हिस्से में भिन्न भिन्न शोध विषयों से जुड़ सकें। और अभी भी ये प्रयास जारी है, और हम ये महसूस करते हैं कि हिंदी में जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, संचार माध्यमों का बड़ा हिस्सा है, उनमें जो हिंदी में काम हो रहा है वो अभी भी लोगों के पास आना चाहिए। उसमें की भूमिका किस रूप में बदल रही है, बढ़ रही है, तो ऐसे कार्य भी हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। जी, तो बहुत विस्तृत मतलब विविधता बहुत ज्यादा है और काम अच्छे से हो रहा है। ये सब अच्छा है, इस बहाने से एक ताजगी भी आती है पाठ्यक्रम में भी, और जो शोध कर रहा है उसको थोड़ा एक चैलेंज भी मिलता है कि उसको नए फील्ड में काम करना है। हाँ, एक बात जो रह गई इसमें बताने की, वो ये कि जैसे हमारे विश्वविद्यालय से हम लोगों ने प्रवासी साहित्य जो भारतीय हिंदी लेखकों का विदेशों में रहते हुए लेखन का है, उस पर भी कुछ काम किए, और प्रारंभिक स्तर पर एक तरह से 2007-8 में इस पर कुछ ध्यान केंद्रित किया। तो 2008-9 के बाद हम लोगों ने इसमें बाकायदा एक पाठ्यक्रम, एक प्रश्न पत्र के तौर पर प्रवासी हिंदी लेखकों का भी शुरू किया। और ये मैं कह सकता हूँ, बल्कि ये मैं कहता रहता हूँ, और लोग भी अब ये मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्रवासी साहित्य का एक बाकायदा सुगठित पाठ्यक्रम तैयार हुआ, जो जिसका लगभग भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय इस समय लगभग उसी पैटर्न पर प्रवासी हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम शुरू कर चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक श्रेय की बात भी है। पायनियर वर्क रहा है आप लोगों का। जी। तो प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, कौरवी भाषा से लेकर प्रवासी साहित्य तक आपने शोध के बड़े नए आयाम ढूंढे। ये आपकी प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत आभार, धन्यवाद।